अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के नाम एक ही आदमी के पास बंद थे और जब वो आदमी बोलने वाला था वो अचानक मर गया, तो क्या तुम इसे इत्तेफाक मानोगे या सिस्टम का एक साइलेंट शटडाउन? आज हम बात करेंगे एप्स्टीन फाइल्स की, एक ऐसी कहानी जहां सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं, पूरा पावर स्ट्रक्चर सवालों के घेरे में है। जेफरी एप्स्टीन ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक एक फाइनेंसियर, एक बिजनेसमैन, हाई प्रोफाइल लोगों का एडवाइजर। लेकिन असली सवाल यह है, इतनी पावर ऊस मिली कहां से? न कोई पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, न कोई ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल एम्पायर, न कोई ग्लोबल ब्रांड, फिर भी प्राइवेट जेट, प्राइवेट आइलैंड, न्यूयॉर्क में $multi-million मैंशन और वर्ल्ड लीडर्स तक डायरेक्ट एक्सेस। यहीं से मिस्ट्री शुरू होती है। एप्स्टीन का सोशल सर्कल नॉर्मल नहीं था। उसके कॉन्टैक्ट्स में शामिल थे इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस, बिजनेस टाइकून्स, टेक बिलियनर्स, लॉयर्स, मीडिया एग्जीक्यूटिव्स, रॉयल्स, सेलिब्रिटीज। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और आर्काइव्ड फोटोग्राफ्स कंफर्म करते हैं कि एप्स्टीन एलीट सोसाइटी का रेगुलर हिस्सा था। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, एसोसिएशन और क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट एक ही चीज नहीं होते। सिर्फ किसी के साथ फोटो होना या किसी पार्टी में अटेंड करना लीगल प्रूफ नहीं होता। लेकिन सवाल फिर भी बनता है, एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर को इतनी हाई लेवल एक्सेस कैसे मिलती रही? 1990 में डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन सेम सोशल इवेंट्स में देखे गए। मार-आ-लागो क्लब के रिकॉर्ड्स में एप्स्टीन का नाम डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन ऑफिशियली ट्रंप ने बाद में कहा कि उन्होंने एप्स्टीन से डिस्टेंस बना लिया था और ट्रंप के खिलाफ एप्स्टीन केस में कोई क्रिमिनल चार्ज प्रूव नहीं हुआ। इसलिए सच और स्पेक्यूलेशन के बीच एक थिन लाइन है। लेकिन पब्लिक का डाउट वहीं से शुरू होता है जहां ट्रांसपेरेंसी खत्म होती है। अब बात करते हैं लिटिल सेंट जेम्स की। कैरिबियन में एक प्राइवेट आइलैंड। लोकल लोग इसे कहते थे पाप का तप्पू। विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स के मुताबिक यंग गर्ल्स को रिक्रूट किया जाता था। उन्हें पैसा या जॉब के नाम पर बुलाया जाता था। उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। आइलैंड पर अलिजिडली कैमरास लगे होने की बात सामने आई। एक अनयूजुअल डोम स्ट्रक्चर भी था। कुछ लोग इसे टेंपल बोलते थे। ऑफिशियली रिलीजियस नहीं था। सवाल यह है, सिर्फ क्राइम का लोकेशन या ब्लैकमेल का पोटेंशियल सेंटर? यह ऑफिशियली प्रूव नहीं हुआ, लेकिन स्पेक्यूलेशन इसी जगह सबसे ज्यादा है। विक्टिम्स ने बताया उन्हें फाइनेंशियली मैनिपुलेट किया गया, गरीबी का फायदा उठाया गया, पावरफुल लोगों के सामने ले जाया गया और जब किसी ने बोलने की कोशिश की, थ्रेट्स, लीगल प्रेशर, कॉन्फिडेंशियल सेटलमेंट्स। फिर आती है 2008 की प्ली डील, एक एक्सट्रीमली लीनियंट एग्रीमेंट। सिर्फ कुछ घंटे जेल, वर्क रिलीज प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी क्लॉजेस। बाद में इस डील को अनएथिकल और इल्लीगल कहा गया। पब्लिक का ट्रस्ट सिस्टम पर यहीं से टूटना शुरू हुआ। अगस्त 2019, मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर, न्यूयॉर्क। ऑफिशियल रिपोर्ट, सुइसाइड। लेकिन अनयूजुअल फैक्टर्स, कैमरास अलिजिडली मैलफंक्शनिंग, गार्ड्स रिपोर्टेडली अस्लीप, सेलमेट ट्रांसफर हो चुका था, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स में डिसएग्रीमेंट हुआ। कोर्ट ने सुइसाइड कंक्लूड किया। लेकिन पब्लिक डाउट आज भी जिंदा है। गिलेन मैक्सवेल, एप्स्टीन की क्लोज एसोसिएट, रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व्ड। कोर्ट ने उसे गिल्टी माना, उसे सजा मिली। लेकिन सब नाम पब्लिकली रिलीज नहीं हुए। कई डॉक्यूमेंट सील्ड रहे। कंप्लीट क्लाइंट लिस्ट ऑफिशियली पब्लिक नहीं हुई। इसलिए कई लोग कहते हैं यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आज भी कई डॉक्यूमेंट्स रिडैक्टेड हैं, कई टेस्टिमोनीज कॉन्फिडेंशियल हैं,
कई नाम हिडन हैं। इसलिए एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं है, ये टेस्ट है पावर का, ट्रांसपेरेंसी का, जस्टिस सिस्टम का। जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन उसकी फाइल्स जिंदा है। और जब तक पूरा सच पब्लिक नहीं होता, यह सवाल रहेगा, क्या वो एक अकेला प्रेडेटर था या एक बड़े नेटवर्क का फ्रंट फेस? सच क्या है? आप फैसला कीजिए।